हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडीज़ फेयर। तो इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए कब डिमांड रखी गई थी, कब वो डिमांड एक्सेप्ट हुई थी। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स भी इसमें हम स्टडी करने वाले हैं जो कि क्वेश्चन पेपर्स में बहुत बार पूछ ली जाती हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सबसे पहले डिमांड रखी गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए 1934 में एम.एन. रॉय ने आइडिया दिया था कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए। 1935 में कांग्रेस ने ये आइडिया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड रखी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने। 1938 में कांग्रेस फिर से एक डिमांड लेके आती है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर केवल इंडियंस ही होने चाहिए। देन 1940 के अंदर ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो अगस्त ऑफर लेके आती है जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड को मान लिया जाता है। देन 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन लाया जाता है जो मुस्लिम लीग होती है वो इस मिशन के बिल्कुल अगेंस्ट होती है क्योंकि उसको एक सेपरेट मुस्लिम कंट्री चाहिए थी और उसके लिए वो अलग से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड रखती है। देन कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है कि क्रिप्स मिशन को लेकर गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दी थी और वो स्टेटमेंट थी पोस्ट डेटेड चेक ऑफ फॉलिंग बैंक। तो ये स्टेटमेंट दी थी गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को लेकर। देन 1946 के अंदर फाइनली कैबिनेट मिशन प्लान आता है और उसमें ऑफिशियली इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, लेकिन दो नहीं, उस टाइम पे केवल एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड को एक्सेप्ट किया गया था। देन वी विल स्टडी कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो फर्स्ट क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो पार्शली इलेक्टेड थी और पार्शली नॉमिनेटेड थी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ प्रोविंशियल स्टेट्स भी थी इंडिया में जहाँ पर प्रिंस रूल करते थे, तो वहाँ के जो मेंबर्स थे वहाँ की प्रोविंशियल जो असेंबली थी वो नॉमिनेट करती थी, ना कि वो एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे इलेक्ट होते थे। तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उस टाइम पे बनी थी उस की टोटल स्टैंड 389 स्टेट थी उस टाइम पे, और इस 389 स्टेट के अंदर 296 थी जो ब्रिटिश इंडिया को अलॉट की गई थी, लेकिन जहाँ पर ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट रूल था और यहाँ के जो भी मेंबर्स थे वो इलेक्ट किए गए थे इलेक्शन के ज़रिए। और जो इसमें से बच गई बाकी 93 स्टेट्स, वहाँ पर प्रिंसली स्टेट्स यानी प्रिंस का रूल होता था, तो वहाँ के मेंबर्स को प्रोविंशियल जो असेंबली थी वो नॉमिनेट करती थी। तो जो अलोकेशन ऑफ सीट था प्रिंसली स्टेट को, जो 93 सीट्स अलोकेट हुई थी, ये पॉपुलेशन के बेसिस पे अलोकेट की गई थी, यानी बेसिकली जैसे 1 मिलियन पीपल पर एक सीट अलोकेट कर दी, मतलब ये रफ आइडिया था, ठीक है। देन इलेक्शंस वर हेल्ड इन जुलाई अगस्त 1946। तो जुलाई और अगस्त 1946 में इलेक्शन कराए जाते हैं। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसको 208 सीट्स मिलती हैं, मुस्लिम लीग 73 सीट्स पर जीत हासिल करती है। देन अब जो प्रिंसली स्टेट है वो उनकी जो सीट्स थी वो खाली रह जाती है, वैकेंट रह जाती हैं, बिकॉज़ वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट नहीं होना चाह रहे थे, वो इससे दूर रहना चाहते थे, इसलिए वहाँ पर ना ही मेंबर नॉमिनेट होते हैं, तो वो सीट क्या है, वैकेंट रह जाती है। तो इसमें क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके जो मेंबर्स थे वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं हुए थे, इनडायरेक्टली इलेक्ट हुए थे, यानी जो असेंबलीज़ के जो मेंबर थे उन्होंने उन मेंबर्स को इलेक्ट किया था, ना कि जो इंडिया के लोग थे उन्होंने इलेक्ट किया था। दूसरी जो बात है, जो गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट नहीं थे। फिर आता है वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कि क्या क्या वर्क किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। 6 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है। तो इसकी जो कुछ मीटिंग्स देख लेते हैं हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। जो फर्स्ट मीटिंग होती है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है। उस टाइम पे 207 मेंबर्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, बिकॉज़ जो
मुस्लिम लीग थी वो इसके अगेंस्ट होती है, तो वो बायकॉट कर देती है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मीटिंग्स को। तो फर्स्ट मीटिंग में जो चेयरमैन होते हैं वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं और वो टेम्परेरी चेयरमैन होते हैं। तो जैसा बताया मैंने, मुस्लिम लीग मीटिंग्स को बायकॉट कर देती है क्योंकि उसको एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चाहिए थी अपनी सेपरेट मुस्लिम कंट्री के लिए। देन 11 दिसंबर 1946 को सेकंड मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की और वहाँ पर चेयरमैन होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ये परमानेंट चेयरमैन बना दिए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। और जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो होते एच.सी. मुखर्जी। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के वो बी.एन. राव होते हैं। फिर 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया जाता नेहरू जी के द्वारा, जिसको एक्सेप्ट किया जाता है 22 जनवरी 1947 को। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था? बेसिकली ये एक तरह से गाइडलाइंस थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कि कैसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, क्या क्या राइट्स उसके अंदर होने चाहिए। तो वो बेसिकली इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर था। यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को बेस बना के बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है उसको तैयार किया गया था। देन 5 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आता है और उसमें एक्सेप्ट कर ली जाती है 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड, एक इंडिया के लिए और एक पाकिस्तान के लिए। देन 15 अगस्त 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाता है। अब कुछ कमेटीज़ पढ़ लेते हैं हम। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए डिफरेंट कमेटीज़ बनाई गई थी जिनका अपना अलग अलग काम था। तो कुछ कमेटीज़ बनाई गई थी जिसको अपने अलग अलग टास्क परफॉर्म करने थे। तो उसके कमेटीज़ और उसके रिस्पेक्टिव जो चेयरमैन थे उनके हम नाम देख लेते हैं। यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के भी जवाहरलाल नेहरू जी थे। देन प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो चेयरमैन थे वो सरदार पटेल थे। ड्राफ्टिंग कमेटी जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसके जो चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। देन फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी के जो चेयरमैन थे जे.वी. कृपलानी थे। माइनॉरिटी सब कमेटी के चेयरमैन एच.सी. मुखर्जी थे। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल सब कमेटी के जो चेयरमैन थे वो गोपीनाथ बरडोली थे। देन एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी के चेयरमैन ए.वी. ठक्कर थे। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्टीयरिंग कमेटी के भी चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद आती है ड्राफ्टिंग कमेटी, बिकॉज़ ये सभी कमेटीज़ में सबसे इम्पोर्टेंट है। तो कई बार क्या इसके मेंबर्स पूछ लिए जाते हैं कि मेंबर्स का नाम दे देंगे आपको या पूछ लेंगे कि ड्राफ्टिंग कमेटी में थे या नहीं थे। तो एक बार इसको भी हम देख लेते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनी थी 29 अगस्त 1947 को बनती है। इसका जो काम था बेसिक एक ड्राफ्ट तैयार करना था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और इन्होंने लगभग 114 डेज़ लिए थे उस ड्राफ्ट को तैयार करने में। 7 मेंबर्स थे इसके अंदर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चेयरमैन थे। एन गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सैदुल्ला, एन माधवराव, ये बाद में आए थे इसके अंदर। पहले बी.एल. मित्तर थे जो जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया था अपनी हेल्थ इशू की वजह से। देन टी.टी. कृष्णमाचारी आते हैं, ये भी बाद में आते हैं। पहले इसमें डी.पी. खेतान होते हैं जिनकी डेथ हो जाती है 1948 में, तो उनको रिप्लेस करके ये आते हैं। तो ये 7 मेंबर्स थे हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी में जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट तैयार किया था, जिसके बेसिस पे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन फिर लिखा गया था। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम देख लेते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। देखिए, इंडिया को फ्रीडम मिलने के बाद इंडिया ने मेंबरशिप ले ली कॉमनवेल्थ नेशंस की। कॉमनवेल्थ नेशंस में क्या, वो सभी नेशंस इसके अंदर मेंबर्स है जिस पर कभी ब्रिटिशर्स ने रूल किया था। इंडिया चाहे इंडिया बेशक से कॉमनवेल्थ का मेंबर है, लेकिन वो एक
सोवरन इंडिपेंडेंट कंट्री है, ठीक है। इसका मीनिंग ये नहीं है कि इंडिया अभी भी इंडिया को कोई डोमिनियन स्टेटस मिला है, दैट्स नॉट द मीनिंग। और ये वाली जो मेंबरशिप ली थी मई 1949 में इंडिया ने ली थी कॉमनवेल्थ नेशंस की। जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसको 22 जुलाई 1947 को एडॉप्ट किया गया था। हमारी नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग को 24 जनवरी 1950 में एडॉप्ट किया गया था। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूशन बनने तक इन्होंने अपने 11 सेशंस रखे थे, यानी 11 बार मीटिंग की थी। और इसमें 2 ईयर्स 11 मंथ एंड 18 डेज़ लगे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा बनकर तैयार होने में। कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स थे उन्होंने लगभग 60 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को थोरोली पढ़ा था और इस पर लगभग 64 लाख तक का एक्सपेंडिचर हुआ था। फाइनली 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बनकर कंप्लीट हो जाता है और 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो जाता है। जो हमारे फर्स्ट हमारे इंडिया में इलेक्शंस होते हैं वो 1951 और 52 के अराउंड होते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स हैं जो बहुत बार क्वेश्चन में पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो अब कुछ और फैक्ट्स भी हमारे, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसका जो सिंबल है वो एलिफेंट को अडोप्ट किया गया था। सर BN राव थे, वो लीगल एडवाइज़र थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। HVR अयंगर सेक्रेटरी थे। SN मुखर्जी चीफ ड्राफ्ट्समैन थे। अब बात आती है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो हैंड रिटन है। अगर बात करें इंग्लिश लैंग्वेज में, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा और इन्होंने इटालिक स्टाइल में लिखा है। तो क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता हु इज़ द कैलीग्राफर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हैं। 6 इंग्लिश जो वर्ज़न है उसको डेकोरेट किया था ब्योहर राम मनोहर सिन्हा जी ने। अब हिंदी वर्ज़न भी लिखा गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का और उसको लिखने वाले थे वसंत कृष्ण वैद्य और उसको डेकोरेट करने वाले थे नंदलाल बोस। तो ये भी कुछ फैक्ट्स हैं जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो यहीं पर हमारा सेकंड चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू। फिर से मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।